हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं प्रबंधन। बहुत लोगों की डिमांडिंग थी प्रबंधन के लिए का ही वीडियो लेके आओ। इस प्रबंधन के टॉपिक में अपन सामुदायिक संगठन भी कर लेंगे, अभी प्रेरणा भी कर लेंगे, नेतृत्व भी कर लेंगे और विकास के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन संचार से ही संबंधित है। बिना टाइम बर्बाद किए हुए जितना ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितना फैक्ट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं वही पढ़ो। फालतू की बातों में, अफवाहों में ना ध्यान देकर केवल और केवल अपना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। ये भी नहीं सोचो कि वैकेंसी कम है, कुछ भी मत सोचो, बस अपना एक फोकस रखो एग्ज़ाम की तरफ और अपना पढ़ते जाओ। बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक संप्रेषण मुख्यतः कैसा होता है। मौखिक होता है, अस्पष्ट होता है, लिखित होता है या सभी में होता है। देखो, संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण जिसको हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फॉर्मल, मतलब जिसको हम बोलते हैं औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक। एक होता है औपचारिक और एक कैसा होता है, अनौपचारिक। इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक क्या होते हैं। औपचारिक जैसे कि हम ऑफिस में हों, हम अपने बड़ों के सामने हों, हाँ किसी विशेष संस्थान में हों, स्कूल में हों, जहाँ पे नियमों में हमको रहना पड़ता हो, वो औपचारिक कहलाते हैं। अनौपचारिक मतलब जैसे हम घर में होते हैं, है ना, हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो संचार होता है, वो अनौपचारिक या इनफॉर्मल संचार होता है। अधिकतर जो अनौपचारिक संचार होता है, अनौपचारिक संचार हम अपने माता पिता से बात करते हैं, हम अपने भाई बहनों से बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो हमें उनसे औपचारिकताएं नहीं निभानी पड़ती और हम जनरली उनसे मौखिक तरह से बात करते हैं। लेकिन अनौपचारिक संप्रेषण जो अधिकतर होता है वो लिखित होता है। कैसा होता है, लिखित होता है। औपचारिक संप्रेषण ज़्यादातर लिखित होता है और अनौपचारिक संप्रेषण का 70% भाग जो होता है वो मौखिक ही होता है। और कुल संचार का 70% भाग भी मौखिक संचार ही होता है। कुल संचार की बात करें, आपसे एक क्वेश्चन आता है कि कुल संचार का या कुल कम्युनिकेशन का कितना प्रतिशत भाग मौखिक होता है या ओरल होता है, तो 70% भाग जो होता है मौखिक या ओरल होता है। तो याद रखिएगा, औपचारिक संप्रेषण कैसा होता है, औपचारिक जो संप्रेषण होता है या बोले हम फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, लिखित होता है। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का एक सबसे बेहतरीन मॉडल है वर्लो मॉडल, बहुत शानदार मॉडल है। उसमें 4 घटक है वर्लो मॉडल के, ये पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मौखिक और एक होता है अमौखिक। औपचारिक जो होगा वो अमौखिक हो जाएगा और अनौपचारिक क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। अगर आपसे सिंपली जो बोले कि टेक्स्ट की नज़रों में देखें या बुक की नज़र में देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो एक हो जाएगा इसमें मौखिक और एक क्या हो जाएगा, अमौखिक हो जाएगा। अमौखिक मतलब कौन सा हो जाएगा, औपचारिक वाला। ठीक है, और मौखिक वाला क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण के कुछ और प्रकार भी होते हैं, जैसे कि लिखित संप्रेषण हो गया, सांस्कृतिक संप्रेषण हो गया, ये भी संप्रेषण के प्रकार होते हैं। अपने हितों और अपने उद्देश्यों को दूसरों तक पहुंचाना या अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना, ये संप्रेषण में आता है। इसके अलावा संप्रेषण के कुछ उदाहरण पूछ लेते हैं। सुपरवाइजर के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर निम्न में से कौन संप्रेषण के उदाहरण है, तो फ़ोन जो होगा ना, फ़ोन में जो कॉल आता है वो भी संप्रेषण का उदाहरण होगा। बातचीत जो हो रही है वो भी संप्रेषण का उदाहरण होगा। कहीं पर कोई सम्मेलन हो रहा है, कहीं पर कोई सम्मेलन हो रहा है, वो भी आपका संप्रेषण का उदाहरण होगा। इसके अलावा ईमेल पत्र है, वो भी संप्रेषण का उदाहरण होगा। ईमेल भी संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा। रिपोर्ट भी संप्रेषण होगा। इसके अलावा मेमो भी संप्रेषण होगा, मेमो भी संप्रेषण होता है। ये पूछते हैं, ये मेमो वाला तो पूछा है कि निम्न में से क्या संप्रेषण। मेमो द्वारा भी, मेमो एक प्रकार की जानकारी होती है, मतलब अपन अपनी कविताएं वगैरह कुछ भी एक जगह पे सेव कर देते हैं, दूसरों को प्रदर्शित करने के लिए लगाते हैं। तो ये और नृत्य भी होगा, नृत्य भी संप्रेषण में ही आएगा। आपसे पूछेंगे कि क्या नृत्य संप्रेषण में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, नृत्य भी संप्रेषण में आता है। तो इस प्रकार से संप्रेषण को दो प्रकार से बोल सकते हैं, मौखिक अमौखिक। अमौखिक में लिखित आ जाता है, अमौखिक संप्रेषण को हम लिखित संप्रेषण भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिकोडिंग कौन करता है। डिकोडिंग कौन करता है,
प्रेषक करता है, प्राप्तकर्ता करता है, माध्यम करता है या उपयोगकर्ता करता है। तो डिकोडिंग कौन करता है? डिकोडिंग मतलब जो बात भेजी जा रही है उसको समझना। तो ये डिकोडिंग कौन करता है? जो डिकोडिंग और इनकोडिंग दो चीज़ होती है। इनकोडिंग वो करता है जो पहुंचा रहा हो, और डिकोडिंग कौन करता है? जो प्राप्त कर रहा हो। जो प्राप्त कर रहा होगा वो क्या करेगा? वो जो प्राप्त कर रहा होगा वो डिकोडिंग करेगा। प्राप्तकर्ता क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। और प्रेषक क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। प्रेषक क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। और बीच में क्या होता है? माध्यम होता है। इनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी संदेश को किसी कोड में बदलना। ये संचार की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इनकोडिंग मतलब होता है क्या? किसी भी संदेश को कोड में बदलना। कोई भी स्मृति या जानकारी को कोडित करना, कंप्यूटर में अक्षरों को डिजिटल रूप में बदलना, ये विचारों को संचार में बदलना, ये इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग के बाद संदेश को डिकोडिंग किया जाता है। डिकोडिंग का मतलब होता है वो जो इनकोड किए गए अक्षर होते हैं ना, उनको फिर से जो संदेश को इनकोड करके भेजा है उनको फिर संदेश में प्राप्त करना, दोबारा से वही स्थिति में प्राप्त करना, उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। तो डिकोडिंग प्राप्तकर्ता करता है और इनकोडिंग प्रेषक करता है। इनकोडिंग जो होता है उसके जरिए कोई भी मैसेज होता है उसको एक विशेष फॉर्मेट में रखा जाता है, और इनकोडिंग के द्वारा किसी भी संदेश को भेजने के लिए किसी भी मीडियम या माध्यम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ़ोन हो, ईमेल हो, टेक्स्ट हो, आमने सामने की बात हो, ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, संचार प्रक्रिया में इनकोडिंग का मतलब क्या होगा? किसी भी, ये एक क्वेश्चन आया था सेट के पेपर में कि संचार की प्रक्रिया में इनकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो इनकोडिंग का अर्थ होता है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। क्या? किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। प्रतीकों के उपयोग करने को क्या बोलते हैं? इनकोडिंग कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन एक ऑप्शन में आए थे, इसमें संदेश को समझना, संचार में शोर पैदा करना, संदेश की अर्थ की व्याख्या करना या प्रतीक का उपयोग करना। तो जहाँ पर प्रतीक हो जाएगा वहीं पर इनकोडिंग का उपयोग हो जाएगा। इनकोडिंग में जो उद्देश्य और प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता के बीच के जो संबंध होते हैं उस पर ये इनकोडिंग आधारित होता है। इसमें भाषा शामिल होती है कि किस भाषा में जो समझने वाला प्राप्तकर्ता है वो समझ पाएगा। माध्यम का भी चयन करना पड़ता है, उपयुक्त संचार प्रपत्र का भी चयन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी जो संकेत जो होते हैं जिनको हम भेजते हैं, कभी कभी वो अवांछित आ जाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठता है, जिसको हम शोर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? शोर। और संचार में शोर एक प्रमुख बाधा होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन शब्द किसने दिया था? देखो, सामुदायिक संगठन शब्द 2 से 3 लोगों ने दिया है। सबसे पहले जो सामुदायिक संगठन दिया था वो दिया था रोथनेन ने। किसने दिया था? रोथनेन ने दिया था। उसके बाद दिया था रसेल एच कर्ट्ज ने दिया था। एक तो दिया था रोथनेन ने और एक दिया था रसेल एच कर्ट्ज ने। पहले दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकते हैं। जो रोथमैन थे उन्होंने इसके 3 मॉडल भी विकसित किए हैं। एक है स्थानीय विकास, एक होता है स्थानीय विकास मतलब स्थान का विकास करना, एक ये मॉडल, एक ये बात बोली है। इसके अलावा सामाजिक नियोजन की बात बोली है, सामाजिक नियोजन ये इन्होंने बोला है, सामाजिक नियोजन। और सामाजिक कार्यवाही, और क्या बोला है? सामाजिक कार्यवाही। सामाजिक कार्यवाही ये इन्होंने बात बोली है रोथनेन ने। ये इन्होंने बताया है कि ये सामुदायिक संगठन के 3 मॉडल होते हैं। समुदाय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाता है, उसको हम सामुदायिक संगठन बोलते हैं। इस शब्द को किसने दिया? इन ऑप्शन में से रोथनेन ने दिया। अगर रोथनेन ऑप्शन में नहीं आएगा तो SL कर्ज जो होगा वो ऑप्शन में आ जाएगा। इसमें जो समूह के विशेष, जो समूह को बल मिलाकर संगठन बनाया जाता है, उसके आपस के विचार होते हैं, वे लोग आपस में एक दूसरे से संचार करते हैं, आपस में जागरूकता लाते हैं, समुदाय की भावना को जगाने के लिए, सामूहिक हित प्रेरित करने के लिए इसका उपाय किया जाता है। ठीक है, तो सामुदायिक किसने गढ़ा था? रोथनेन ने गढ़ा था। और या रोथनेन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? SL कर्ज आ जाएगा, वो आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले समुदाय को साझा मूल्यों वाले मनुष्यों द्वारा स्थापित समूह के रूप में परिभाषित किया? कि जिसने बताया कि जो समुदाय होता है उसमें हम जो मूल्य होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। समुदाय में क्या होता है? मूल्यों का आदान प्रदान होता है, मूल्यों की साझेदारी होती है। ये किसने बोला है? ये बोला है अरस्तू ने।
अरस्तू ने बोला है कि समुदाय एक ऐसा संगठन है जहाँ पर मनुष्य अपने मूल्यों का आदान प्रदान करता है, जहाँ पर मूल्यों की साझेदारी होती है, वो एक समुदाय होता है। ये किसने बोला है? ये अरस्तू ने बोला है। याद रखिएगा, किसने बोला है? अरस्तू ने बोला है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श संचार कैसा होना चाहिए? आदर्श संचार कैसा होना चाहिए? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या दोनों तरीके से? ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्या होता है? देखो, संचार क्या होता है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, उसको हम संचार कहते हैं। अब ऊपर से नीचे तक कैसे? जैसे कि एक मैनेजर जो है वो एक क्लर्क से बात करेगा। जब मैनेजर एक क्लर्क से बात करेगा तो कैसे बात? नीचे होके बात करेगा, नीचे वाले से बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे। इसको हम अधोमुखी भी बोलते हैं। अब अगर एक क्लर्क जो है वो मैनेजर से बात करेगा, क्लर्क जो है वो मैनेजर से बात करेगा तो ऊपर उठ के बात करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमुखी बोलते हैं। ऊपर नीचे से क्या होता है? वो ऊपर होता है। नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। दोनों ही संचार जो होते हैं वो एक आदर्श संचार की कैटेगरी में आते हैं। आदर्श संचार कैसा होता है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही होता है। इसके अलावा जो आदर्श संचार होता है उसको बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होना चाहिए, संदेश छोटा होना चाहिए आदर्श संचार में, है ना। संदेश भेजने वाला किसी भी पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए और ना ही पाने वाला किसी पूर्वाग्रह से युक्त होना चाहिए। और संदेश का समय, विषय, स्थान, उद्देश्य पहले से ही तय होना चाहिए, तब एक संचार जो होता है एक आदर्श संचार होता है। इसके अलावा संचार में, संदेश में पक्षपात भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें संचार में बोली गई है। एक अच्छे संचारक को, जो जो संचार कर रहा हो, जो बात कह रहा हो, जो बात सुन रहा हो, उसको अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक आदर्श संचार की विशेषता होती हैं। अगला है कि किसने कहा कि जो संप्रेषण होता है वो किसी संगठन के लिए जीवन रक्त है? किसने कहा कि जो संप्रेषण होता है वो किसी संगठन के लिए जीवन रक्त है? ये बोला है कीथ डेविस ने। कीथ डेविस ने बोला है कि अगर किसी संगठन में जीवन रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? पूरे शरीर में क्या होता है? प्रवाह होता है। ऐसे ही संचार क्या होता है? पूरे जगहों पर घूम रहा है। जहाँ पर भी कोई भी संगठन बना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर टीचर अपनी बात कैसे पहुँचाएगा? बात करके ही पहुँचाएगा, संचार के बाद ही द्वारा ही पहुँचाएगा। तो अगर संचार ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? कोई बात ही किसी से नहीं कर पाएगा तो कैसे चलेगा? तो इस प्रकार से संप्रेषण क्या होता है? किसी भी संगठन के लिए जीवन रक्त होता है। ये किसने बोला है? ये कीथ डेविस ने बोला है। किसने बोला है? कीथ डेविस ने बोला है। सीनन मॉडल संचार का एक श्रम मॉडल है। सीनन मॉडल, इसको हम टेलीफोन भी मॉडल भी बोलते हैं। संचार का टेलीफोन मॉडल भी इसको बोला जाता है। सीनन बीवर मॉडल को, सीनन बीवर मॉडल को संचार का टेलीफोन मॉडल भी बोला जाता है। इसमें शोर एक प्रमुख बाधा होती है। डकर एक व्यक्ति थे, उन्होंने संप्रेषण के बारे में बताया है कि जब एक व्यक्ति का एक व्यक्ति जो भी बात कह रहा है और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को अगर समझ पा रहा है तो वही संप्रेषण है। ये किसने बोला है? ये डकर ने बोला है। ये सारी परिभाषाएं फ्रेंड्स, ये सारी परिभाषाएं मैंने मेरे हम जीतेंगे बैच में ट्रिक द्वारा याद करवाई। यकीन मानिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं उनको ये सारी परिभाषाएं याद हैं। जितने भी मॉडल हैं सारे मॉडल याद हैं विथ ट्रिक, जितने भी परिभाषाएं हैं विथ ट्रिक याद हैं। अभी भी टाइम है आपके पास 20-22 दिन का। हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम भी मार्च में चला जाए। अभी भी अगर आप ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, ट्रिक से कोई भी टॉपिक आप घोंट घोंट के परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर आपको हर टॉपिक की ट्रिक मिल जाएगी तो आप बहुत ईजिली उसको कर पाओगे। आज जो हमारे हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे हमारे यहाँ का मेन रूल होता है, मेन है डेली टेस्ट। हम क्या करते हैं? डेली टारगेट देते हैं, उस टारगेट के लिए डेली पीडीएफ देते हैं, उसकी थ्योरी देते हैं, पीडीएफ देते हैं, प्लस ट्रिक वीडियो लेक्चर देते हैं। वीडियो लेक्चर किसका होता है? ट्रिक का होता है। ट्रिक की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है और उसके बाद उसके टेस्ट लिए जाते हैं। संपूर्ण प्रबंधन का आपको पूरी थ्योरी दे दी गई है, पूरे वीडियो लेक्चर्स दे दिए गए हैं, थ्योरी क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इस पूरे प्रबंधन की जितना प्रबंधन है, जिसमें सामुदायिक संगठन हुआ, नेतृत्व हुआ, विप्रेरणा हुआ, विकास हुआ, सब कुछ टोटल जितने सब्जेक्ट हैं, जितने टॉपिक हैं प्रबंधन में, सारे टॉपिक का हमने 2000 प्लस MCQ सेट किए हैं।
जो कि ग्रुप में भेजे जाएंगे। ये इन सारे टेस्ट क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया जा चुका है और बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप ये चीज़ भूलें ना। आपकी देखिए प्रबंधन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रबंधन में आपके 12 नंबर का तो आपका एक जो पैसेज होगा उसी में ही हो जाएंगे, 10 नंबर की आपकी पंचवर्षीय योजना हो जाएंगी। बाकी बचा जो बाकी ये 22 नंबर हो गए, बचे हुए जो 23-24 नंबर रहेंगे उसमें क्या होगा, उसमें आपका 5-6 नंबर तो ऐसे आएंगे जो किसी से भी नहीं बनने वाले, सबको उसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा। और 5-6 ऐसे आएंगे क्वेश्चन जो सबसे बन जाएंगे क्योंकि वो बहुत इजी लेवल के आते हैं, समाज वगैरह के आ जाते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो इन टॉपिक से संबंधित आते हैं, नेतृत्व, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन, इन पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है उन प्रश्नों के लिए 8-10 नंबर के लिए। तो वो मेहनत के लिए आप केवल हमारा ये 2000+ MCQ वाला प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, या हमारी थ्योरी वीडियो देख लीजिएगा, या हमारी ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा। आपका ये टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें करीब 300+ पंचवर्षीय योजनाओं के ही क्वेश्चन है, जिसमें पूरी पंचवर्ष कौन सा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, इन सबको भी हमने ट्रिक द्वारा करा दिया है। किस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा है, लक्ष्य 5 है तो पाया अगर 3 है तो कैसे याद रखोगे, ये सारे मैंने टॉपिक कवर करवाए विद ट्रिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब कल 9 तारीख को जो हमारे टेस्ट, जो हमारा हम जीतेंगे बैच है, उसमें टॉपिक टेस्ट है, उसमें टीकाकरण है। इस टीकाकरण में मैं क्या कराऊंगी, जितने भी टीका हैं उनकी खोज कब हुई और किसने की, ये ट्रिक द्वारा याद आपको करवाएंगे। कौन सा टीका किस प्रकार का है, मृत है या जीवित है, इसको ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। कौन से टीके को कितने डिग्री पर लगाया जाता है, इसको ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। इसके अलावा सार्वभौमिक टीकाकरण में किस टीके को कब शामिल किया गया, ये आएगा। कब वैक्सीन भारत में, कब कौन सी वैक्सीन आई, किस रोग में कौन सा टीका दिया जाता है, किस उम्र में दिया जाता है, और एक वैलिड साइट से एक वैलिड जानकारी देकर सारा टॉपिक तैयार करवाया जाएगा और सारा का सारा ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। ये पूरा टीका आपका 8 मार्क्स हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो आपके पूरे 8 में से 8 मार्क्स आएंगे और एक बहुत छोटा संक्षिप्त टॉपिक है जिसे आप कवर कर सकते हो। तो आप भी अगर ये पूरा टीका टेस्ट ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं और आपके पास अभी भी आप सोचते हैं कि हाँ हम ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं और जो आपको फैक्ट भूल रहे हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमने बैच का प्राइस बहुत कम कर दिया है। अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस 499, और अगर आप हमारा प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस 399 है। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में टेस्ट मिलेंगे आपको, दोनों में टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। एक ही टेस्ट मिलेगा जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, शाम से जो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो रात तक प्रैक्टिस चलती है यहाँ पे क्विज बोर्ड के माध्यम से। इसके अलावा इसमें क्या होता है, केवल आपको प्रैक्टिस MCQ मिलेंगे और यहाँ पे क्या होगा, थ्योरी मिलेगी, ट्रिक मिलेगा और वीडियो मिलेगा यहाँ पर ये, और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिलता है, इसमें केवल प्रैक्टिस MCQ मिलते हैं और टेस्ट मिलता है। तो जो भी आप दोनों में, जिस आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, ट्रिक नहीं पढ़ना, भी आपको केवल टॉपिक वाइज हर टॉपिक के MCQ चाहिए है, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लो। इसमें कुपोषण के MCQ मिल जाएंगे, टीकाकरण के MCQ मिल जाएंगे, पूरे प्रबंधन के MCQ मिल जाएंगे, पूरा बाल विकास मिल जाएगा, पूरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चा मिल जाएगा, पूरा पोषण, पूरा ICMR, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और इसमें ये जो इसमें है वो तो इनमें मिलेगा ही, साथ में इसमें ट्रिक और वीडियो भी मिल जाएंगी। तो जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगला है, समुदाय का विकास कब संभव होगा। किसी की बात को ना मानना। देखो नेगेटिव चीज़ तो वैसे भी नकारात्मक में ही जाती है, तो वो तो होगा नहीं। समुदाय की बात हो रही है तो व्यक्ति का विकास तो होगा ही नहीं। स्वयं से भी विकास भी नहीं होगा। स्वयं से भी विकास, स्वयं सेवा के लिए थोड़ी ना समुदाय बनाते हैं। सहभागितापूर्ण विकास होगा, जब सब लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तभी एक समूह का विकास हो पाता है। समूह के सारे लोग मिलकर काम करते हैं, समूह के सारे लोगों के लिए करते हैं, तभी समुदाय का विकास संभव होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सहभागितापूर्ण विकास हो जाएगा। अगला है, परंपराएं और जो विश्वास होते हैं वो संचार में क्या करते हैं। परंपराएं और विश्वास जो होते हैं वो संचार में बाधा पहुंचाती हैं, क्योंकि पहले से ही व्यक्ति कुछ ना कुछ पहले से ही पूर्वाग्रह से युक्त होता है, वो किसी ना किसी पूर्वाग्रह से पहले से ही युक्त होता है, जिसके कारण ये क्या करती हैं, संचार में बाधा पहुंचाती हैं। तो परंपरा एवं विश्वास क्या करते हैं, संचार में बाधा पहुंचाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, अंगूरी लता संप्रेषण क्या होता है। अंगूरी लता को संप्रेषण को हम अनौपचारिक संचार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संचार भी बोलते हैं इसका हम उदाहरण मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई गपशप है, गपशप से मतलब कोई भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, जैसे किसी महान सेलिब्रिटी की डेथ हो गई है,
है ना, कोई बड़े सेलिब्रिटी की डेथ हो गई या उसके घर में, जैसे कि अभी अभी का रिसेंटली एक केस वो सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ है। अब ये बात बिल्कुल वायरल हो गई और ऐसे हवा की तरह सब जगह फैल गई, अरे सैफ अली का अटैक हो गया, सैफ अली का अटैक हो गया। तो ये जो बात होगी, ये जो संप्रेषण होगा ना, ये अनौपचारिक संप्रेषण होगा और इसी अनौपचारिक संप्रेषण को हम अंगूरी लता संप्रेषण बोलते हैं। मतलब किसी भी बात का बहुत फुर्तीले तरीके से चारों तरफ पहुंचना, उसको हम अंगूरी लता संप्रेषण बोलते हैं। तो अंगूरी से लता संप्रेषण में क्या आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जल्दी जल्दी संप्रेषण अंगूरी लता संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जल्दी जल्दी संप्रेषण जो होगा वो अंगूरी लता संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अंगूरी लता संप्रेषण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जल्दी जल्दी संप्रेषण क्या कहलाता है, अंगूरी लता संप्रेषण कहलाता है। अगला है अधोमुखी संप्रेषण। कहाँ से कहाँ के लिए, अधो मतलब होता है नीचे। अब जब आप नीचे वाले से कोई बात कर रहे हो तो उसको हम अधोमुखी बोलते हैं। तो कैसा हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे होगा। अधोमुखी संप्रेषण कैसा हो जाएगा, ऊपर से नीचे जो संप्रेषण होगा वो अधोमुखी संप्रेषण हो जाएगा। अगला है क्षैतिक संचार क्या प्रदान करने का कार्य। क्षैतिक संचार होता क्या है, क्षैतिज संचार को हम बोलते हैं लंबवत संचार भी बोलते हैं, समतल संचार भी बोलते हैं। ये क्या होता है, बराबरी वालों में होता है। किस में होता है, बराबरी वालों में होता है। एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप भी टीचर हैं और सामने वाला भी टीचर है, बराबर ग्रेड पर है, तो आप दोनों की जो बातें होंगी वो किस प्रकार का संचार होगा, वो क्षैतिक संचार होगा। इस प्रकार के संचार में क्या होता है, क्या जाया जाता है, सूचना आदान प्रदान होती है। क्या होती है, सूचना का आदान प्रदान होता है। अगला है न्यूमैन और समर के अनुसार संप्रेषण का आदान प्रदान क्या होता है। न्यूमैन और समर ने क्या बोला है, संप्रेषण किसका आदान प्रदान है, भावनाओं का है, विचारों का है, तथ्यों का है या सभी का है। तो इसमें न्यूमैन और समर ने बोला है कि संप्रेषण भावनाओं का भी आदान प्रदान है, विचारों का भी आदान प्रदान है, तथ्यों का भी आदान प्रदान है। न्यूमैन और समर ने बोला है कि संप्रेषण जो है वो इन सभी का आदान प्रदान होता है। अगला होता है ये स्वॉट विश्लेषण क्या है। स्वॉट विश्लेषण मतलब होता है ये अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानने का एक तरीका होता है। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, SWO और T। इस एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, इस एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। W का मतलब होता है वीकनेस, ये वीकनेस मतलब क्या होती है, कमजोरी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत या शक्ति, वीकनेस मतलब कमजोरी। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। और थ्रेट मतलब होता है धमकी, धमकी मतलब होता है चुनौती। इसको क्या बोलेंगे, चुनौती। तो स्वॉट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस। ओ से मतलब क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। और टी से मतलब क्या हो जाएगा, थ्रेटन मतलब धमकी। तो ये इस विश्लेषण के दो आंतरिक तत्व कौन से होते हैं। तो जो एस और डब्ल्यू होते हैं ये आंतरिक तत्व होते हैं और ओ और टी क्या होते हैं, ये बाहरी तत्व होते हैं। एस और टी कैसे होते हैं कि व्यक्ति अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने अंदर की कमजोरी को पहचाने, अपने अंदर की ताकत और कमजोरी को पहचान कर ही वो अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकता है और चुनौतियों से जीत सकता है। थ्रेटन मतलब क्या होता है, यहाँ पे चुनौती होता है, ठीक है। तो चुनौतियों से जीत सकता है और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर का लाभ ले सकता है, तो उसको बोलते हैं हम स्वॉट विश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा स्वॉट विश्लेषण के बारे में। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है और जो है 2014 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी संगठन का कोई भी संगठन अगर है, ये समूह का क्वेश्चन है, मतलब संगठन जो आपके टॉपिक है सिलेबस में उसका क्वेश्चन है कि कोई भी अगर संगठन होगा, उसकी अगर कोई भी व्यक्ति उसकी संगठन का जो मेन लीडर है वो उसकी ताकत को समझ जाएगा कि हमारा ये वाला जो एम्प्लॉय ये बहुत अच्छा काम करता है और ये वाला हमारा एम्प्लॉय बहुत मतलब कमज़ोर है, उनको समझकर और उनकी पहचान करेगा और उन पे ही काम करेगा, तो वो संगठन जो होता है बहुत बेहतर आगे जा सकता है, वो संगठन बहुत आगे जा सकता है। तो किसी भी संगठन का बात हो या किसी भी व्यक्ति की बात हो, ये सभी में स्वॉट विश्लेषण जो होता है काम करता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आता है। इसका विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो अल्बर्ट हम्फ्रे को जाता है। किसको जाता है, अल्बर्ट हम्फ्रे को जाता है। अल्बर्ट हम्फ्रे ने इसको विकसित किया था 1960 और 70 के दशक में किया था इन्होंने ये, और इसको स्वॉट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम्फ्रे ने इसको दिया था, ये भी आपको याद रखना है। किसने दिया था, हम्फ्रे ने। स्वॉट विश्लेषण के जनक कौन है, हम्फ्रे हैं।
अगला है, परिवार के सदस्यों के बीच होने वाला संचार कैसा कहलाता है? परिवार के सदस्यों के बीच जो संचार होता है वो अनौपचारिक संचार कहलाता है। कैसा कहलाता है? अनौपचारिक संचार कहलाता है। और जो हमारे ऑफिस में होगा, टीचर्स के बीच होगा, वो कैसा होगा? औपचारिक होगा। अगला है, समाज की जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्रामीण विद्यालय बिल्कुल होंगे। विद्यालय कोई भी हो वो औपचारिक ही संस्था रहेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नियमों और कायदों से बने हुए थे, तो ये भी औपचारिक संस्था रहेगा। ग्राम पंचायत भी औपचारिक संस्था रहेंगी। तो ये सारे ही क्वेश्चन सही होंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है आज का, सारे लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है कि नरेगा दिवस या मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? नरेगा दिवस कब मनाया जाता है? सारे लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि नरेगा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। नरेगा दिवस को हम कब मनाते हैं? सारे लोग मुझे इसका आंसर देके ज़रूर बताइएगा कि नरेगा दिवस कब मनाया जाता है। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग आंसर दीजिएगा। जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं, जितनी भी महिला बाल विकास हुई, पंचायत विकास विभाग हुई, है ना, जनजाति विभाग की हुई, निःशक्त जन की हुई, इनके लिए भी हम ई बुक बना रहे हैं। जो उसका मतलब इसका काम लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जल्दी ही आप लोग के सामने आएगी। तो वो भी ई बुक हमारे इसी बैच में दे दी जाएगी। उसमें भी करीब 2000 समथिंग MCQ रहेंगे। बस आपको वही पढ़ना है। वो ये ऐसी MCQ बना रही हूँ मैं कि आपको एग्ज़ाम के आप 2-4 दिन पहले भी इन केवल इन ई बुक को ही पढ़ लोगे ना, इनमें MCQ है। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी MCQ बना दिया, हर टॉपिक के MCQ हैं। जैसे कि अगर हमने इसमें नेतृत्व लिया है ना, तो नेतृत्व के सब कुछ बना दिया है, नेतृत्व का हर फैक्ट डाला है। अगर हमने महिला बाल विकास की योजना डाली है तो पुरानी से लेकर अब तक की सारी योजनाएं उसमें डाली होंगी। जनजाति की कोई भी योजना है, जनजाति का फैक्ट को पिछली बार 2017 में एक क्वेश्चन आ गया था कि वर्तमान में कितने जनजातीय संस्थान हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको इन पे भी, जैसे वर्तमान में 26 हैं, कितने हैं? 26 हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन पे भी आपको विशेष फोकस करना है। मैंने कई बार बोला है, स्मार्टली स्टडी करना है, भेड़चाल में बिल्कुल मत चलो। खुद दिमाग लगाओ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है और हर टॉपिक को कंप्लीट कर लो। एक ही एक टॉपिक है, मिक्सअप क्वेश्चन में जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि एक टॉपिक से मतलब आप कर लोगे ना तो आपको एक शांति मिलेगी कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अदरवाइज आप मिक्सअप क्वेश्चन में जाओगे, अलग अलग जगह के पेपर लगाओगे, अलग अलग जगह से करोगे ना, तो फिर वो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। टॉपिक कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे, देखो एडवांस लेवल के अगर क्वेश्चन आते भी हैं ना तो वो 4-5-6 आते ही हैं, हर एग्जाम में आते हैं। वो किसी से नहीं बनते। अगर उन 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में आप बेसिक भूलोगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उन क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है कल्याण और जो विकास होता है वो किसका दूसरा नाम है? विकसित राज्यों का, स्वयंसेवी समूह का, सशक्तिकरण का, या उपरोक्त सभी इनमें से किसका है? देखो, सशक्तिकरण का होता है। किसी का अगर हमें कल्याण करना है, किसी का अगर हमें विकास करना है, आगे बढ़ाना है, जैसे कि हम महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो ये किसका एक मतलब दूसरा नाम होता है? ये सशक्तिकरण का दूसरा नाम होता है। कल्याण और विकास किसका एक दूसरा नाम होता है? कल्याण और विकास जो होता है वो सशक्तिकरण का एक दूसरा नाम होता है। किसका? सशक्तिकरण का होता है। अगला है संचार के विचार सृजन घटक को क्या बोला जाता है? संचार का जहाँ से विचार प्रकट होते हैं, सृजन मतलब बनते हैं। संचार का जो विचार सृजन घटक होता है उसको हम बोलते हैं स्रोत। क्या बोलते हैं? संचार के विचार सृजन घटक को स्रोत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा मॉडल यह बताता है कि संचार चक्रीय है? सैनन एवं वीवर मॉडल तो टेलीफोन मॉडल है, ये नहीं बताता। लीगर मॉडल भी नहीं बताता है ना। श्रम मॉडल भी नहीं बताता। श्रम मॉडल को हम इलेक्ट्रॉनिक मॉडल भी बोलते हैं। श्रम मॉडल को और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बोलते हैं। और सैनन और वीवर मॉडल को और क्या बोलते हैं? टेलीफोन मॉडल बोलते हैं। 49-50 में ये आया था। ऑसगुड मॉडल बताता है कि संचार चक्रीय है। कौन सा बताता है? ऑसगुड मॉडल बोलता है कि संचार जो है वो एक चक्रीय है, घूमता रहता है, घूम फिर कर वो वापस एक ही जगह पर आ जाता है। ऐसा किसने बताया है? ऑसगुड मॉडल में ये बताया गया है कि संचार जो है वो चक्रीय मॉडल है। संचार कैसा है? चक्रीय है। अगला है किसने बताया कि समुदाय जो है साझा मूल्यों पर आधारित है? मैंने आपको ऊपर बताया है। किसने बताया है?
अरस्तू ने बताया है। किसने बताया? अरस्तू ने। दुर्खीम जो है कि फ्रेंच वैज्ञानिक हैं। दुर्खीम एक फ्रेंच वैज्ञानिक हैं और दुर्खीम ने बहुत सारी समाजशास्त्रीय पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारे जो समाजशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं दुर्खीम ने और अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे और दुर्खीम ने समाजशास्त्र की बहुत व्याख्या की। अगस्त काम्टे भी फ्रांस के ही थे। समाजशास्त्र का इनको जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी भी कहा है। क्या कहा है? समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, जो बंदी गृह होते हैं, बंदी गृह को समुदाय किसने माना है? बंदी गृह को समुदाय माना है मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर एवं पेज ने बोला है कि जो बंदी गृह होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी क्या होते हैं, वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही तरह का वातावरण साझा कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का समुदाय है। तो ये किसने बोला है? मैकाइवर एवं पेज ने बोला है कि बंदी गृह जो होता है वो एक समुदाय है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल गई होगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। कुछ विशेष टॉपिक हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उनको स्पेशली देख लेना अगर नए हो तो। जैसे कि कुपोषण है, कुपोषण जरूर देख लेना, परसों ही मैंने डाला है। इसके करीब मैंने 100+ MCQ डाले और बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके अगर इस कुपोषण के वीडियो को अकेले देख लोगे ना आप, तो आपका पूरे के पूरे 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने कल जो शाम को मैंने डाला है पोषण का वीडियो डाला था, उसमें मैंने हर पार्ट के पोषण के क्वेश्चन कवर किए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम मैंने वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। अगर अधिनियम आपने नहीं देखे हो तो कर लो, क्योंकि अधिनियम अगर नहीं करोगे, अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं। जो टॉपिक संक्षिप्त हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उन पर स्पेशली करना ही है, तो आप उन अधिनियम को जरूर कर लेना। यूट्यूब पर निःशुल्क डले हुए हैं और आपके वो तैयार हो जाएंगे केवल वीडियो के माध्यम से ही। इसके अलावा अगर आपको अधिनियम का MCQ लेना है तो हमने अधिनियम की एक ई-बुक बनाई है। 2000 MCQ की ई-बुक तैयार की गई है, जो कि आज हमारे ग्रुप में दी जाएगी। टेलीग्राम पे MCQ की बुक है, ये प्रैक्टिस बैच में भी मिलेगी और ये हमारे हम जीतेंगे बैच में भी मिलेगी। हमारा जो ग्रुप है, कहीं पर भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। इसमें क्या होगा, आपको अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेंगे तो आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप पर जानकारी लेना ये सब सारी चीज़ें होती हैं। एक टेलीग्राम जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है और एक टेलीग्राम में सारे PDF होते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सारी ट्रिक्स होती हैं, ये सारा होता है। सारा आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर डला रहता है। जैसे कि फाइलें टेलीग्राम पर आप ढूंढते हैं मिलती हैं, वैसे ही आप सर्च करके सारी फाइलें देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। कल ही हमने प्रबंधन का पूरा टेस्ट लिया है, तो वो पूरा प्रबंधन का मटेरियल आपको पूरा का पूरा सारे टॉपिक मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स हैं। बुक जैसा आपको प्रिंटेड नहीं है तो बुक को पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, तो हैंड रिटन है तो पढ़ने में भी आपको बहुत ईजी लगेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कब बना था? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 2006 में बना था। कहाँ है ये? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन याद कर लो, मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्थान कब बना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संस्थान है वो अमरकंटक में है, 2005 में बना था। मध्य प्रदेश जनजातीय संस्थान कहाँ पर है? अमरकंटक में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में है। ये कब बना था? 2006 में बना था। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ से लिया है मैंने। 2006 में ये क्वेश्चन, यही मैं बोल रही थी, देखो इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेते हैं। इस टाइप अब आप कितना पढ़ोगे क्वेश्चन को, कहाँ तक पढ़ोगे, तो कम से कम वो चीज़ तो मत छोड़ो जो पता है कि यहाँ आना है ना। तो इसलिए ये मैंने ई बुक बनाई, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। स्वॉट विश्लेषण के क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको स्वॉट विश्लेषण के बारे में, कि स्वॉट विश्लेषण अल्बर्ट हम्फ्रे ने विकसित किया है। हम्फ्रे ने विकसित किया है। और इसमें टी का मतलब क्या होता है? थ्रेटन होता है। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी, बोलते हैं जनरली हम इसको, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीन्स लिया गया है वो चुनौती से लिया गया है, कि हम चुनौती और अवसर को मतलब अगर हम अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान लें तो हम उन चुनौतियों का लड़कर सामना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार समाजशास्त्र का प्रयोग अगस्त काम्टे ने कब किया था? 1839 में। फ्रेंड, जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी PDF में करीब 2000+ प्रश्न हैं प्रबंधन के। ये कंप्लीट प्रबंधन की PDF है, यही आपको प्रबंधन के लिए दी जाएगी।
पहली बार तो इससे ये क्वेश्चन भी आ रहा है समझ में कि आप समाजशास्त्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो समाजशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया था अगस्त्य काम्टे ने। और कब किया था इन्होंने, अगस्त्य काम्टे ने इसका प्रयोग सबसे पहले 1839 में किया था। कब किया था, 1839 में किया था। अगला है पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक किसकी है। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक भी काम्टे की है। अगस्त्य काम्टे कहाँ के वैज्ञानिक हैं, अगस्त्य काम्टे फ्रेंच के मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी ही ये पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसॉफी। समाजशास्त्र शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है। समाजशास्त्र जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे, सोसियो से लिया गया है। और ये सोसियो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है समाजशास्त्र, याद रखिएगा। अगला है शैक्षिक अनुशासन की स्थापना किसने की थी। शैक्षिक अनुशासन की स्थापना दुर्खीम ने की थी। शैक्षिक अनुशासन की स्थापना किसने की थी, दुर्खीम ने की थी। और ये दुर्खीम भी कहाँ के हैं, ये दुर्खीम भी हैं फ्रांस के ही ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने शैक्षिक अनुशासन की स्थापना की थी। किसने की थी शैक्षिक अनुशासन की स्थापना, दुर्खीम ने की थी। अगला है समान स्तर की जो गतिशीलता होती है वो क्या कहलाती है। समान स्तर की जो गतिशीलता होती है उसको क्षैतिज गतिशीलता बोलते हैं। मतलब समान लोगों में होती है। समान लोग हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक क्लर्क से बात कर रहा हो, एक नर्स एक दूसरी नर्स से बात कर रही हो, एक टीचर से बात कर रहा हो, तो कौन सी बात गतिशीलता होगी, क्षैतिज गतिशीलता होगी। उच्च स्थिति से निम्न स्थिति पर आना क्या कहलाता है। उच्च स्थिति से निम्न स्थिति पर आ गए तो वो कौन सा कहलाएगा, अधोमुखी। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति क्या है, अधिकारी है। एक व्यक्ति क्या है, अधिकारी है। अब अधिकारी जो है वो पैसे लेते पकड़ा गया, बोलते हैं ना, वो घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो अब उसका क्या हो गया, प्रमोशन की जगह उसको सस्पेंड कर दिया, या उसको डिसमिस कर दिया, या उसको डिमोशन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें में क्या आ जाएगा, वो ऊपर से नीचे हो जाएगा। उसका प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो जाएगा। तो वो कौन सा गतिशीलता कहलाएगी, वो अधोमुखी गतिशीलता कहलाएगी। ये अधोमुखी गतिशीलता हमेशा कुछ गलत करने पर, गलत काम में होने पर ही होती है अधोमुखी गतिशीलता। जबकि उदग्र गतिशीलता में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों ही आ जाती हैं। अगला है समूह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से किसने बांटा है। समूह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से मिलर ने बांटा है। समूह को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में किसने बांटा है, मिलर ने बांटा है। कि कोई भी समूह जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। समूह को दो भागों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। समूह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में किसने बांटा है, मिलर ने समूह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में बांटा है। अगला है किस पुस्तक द्वारा सोरोफिन, ये जो सोरोफिन है ना, इनको पैतृक सोरोफिन बोलते हैं, पितृम सोरोफिन बोलते हैं, पितृम सोरोफिन इनको बोलते हैं। ये जो पितृम सोरोफिन है ये सामुदायिक गतिशीलता के जनक हैं। किसके हैं, सामुदायिक जो गतिशीलता होती है उसके जनक हैं पितृक सोरोफिन, है ना। समाजशास्त्र के जनक कौन है, काम्टे हैं। और सामाजिक गतिशीलता जिसको हम मोबिलाइजेशन बोलते हैं उसके जो जनक हैं वो पितृम सोरोफिन है। पितृम और सोरोफिन की एक पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। कौन सी थी, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी थी। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को प्रभावी बनाया। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी द्वारा उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को क्या बनाया, प्रभावी बनाया। समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, दुर्खीम को, पितृम को, काम्टे को, या सभी को। तो समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, अभी मैंने बताया था काम्टे को। पितृम को किसका कहा जाता है, सामाजिक गतिशीलता का पितृम को कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता का पितृम को कहा जाता है। और दुर्खीम ने क्या किया है, शैक्षिक अनुशासन की स्थापना की है। दुर्खीम ने क्या किया है, शैक्षिक अनुशासन की स्थापना की है दुर्खीम ने। अगला है सारे ही प्रश्न, मतलब एक से बढ़कर एक, ये भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है, सी राइट मिल ने लिखी है। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है, सी राइट मिल की है। 2017 की लगभग 2 से 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है, सी राइट मिल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है 11वीं योजना को किसने शिक्षा की योजना कहा है। 11वीं योजना को शिक्षा की योजना कहा है मनमोहन सिंह ने। किसने कहा है, मनमोहन सिंह ने 11वीं योजना को शिक्षा की योजना कहा है। क्यों, क्योंकि 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था।
राइट टू एजुकेशन वाला जो अधिनियम आया था 2009 में आया था, इसलिए ही इसको शिक्षा की योजना कहा है। 11वीं योजना की बात करें तो ये समावेशी और टिकाऊ विकास पर आधारित थी। इसका लक्ष्य रखा था 9%, लेकिन हमने पाया था 8% ही पाया था। 2007 से 2012 तक थी। मनमोहन सिंह इस समय इनके प्रधानमंत्री थे इस योजना के समय। इसके अलावा यहाँ पर स्वच्छता पर विशेष जोर दिया था, और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की जो बातें हैं वो इसमें सबसे मेन चीज़ है, और नदियों की स्वच्छता पर भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस योजना में, 11वीं योजना में। 11वीं योजना को शिक्षा की योजना कहा जाता है। 11वीं योजना के दौरान कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया? देखो 9% लक्ष्य तो रखा था, 9% लक्ष्य क्या था? रखा था। और हमने पाया कितना है? हमने पाया 8% है। 9% रखा था और पाया कितना है? 8% पाया है। अगला है कोई भी संगठन होता है उसका आधार क्या होता है? कार्य का विभाजन, कमांड की एकता, व्यक्तियों की बहुलता या उद्देश्य। तो किसी भी संगठन का जो आधार होता है उसका उद्देश्य होता है। संगठन का आधार क्या होता है? संगठन का आधार उसका उद्देश्य होता है। संगठन के आधार को उसका उद्देश्य बोला जाता है। फ्रेंड देखिए, हम इस प्रकार की ई बुक आपको देने वाले हैं। ये देखिए, ये नवजात मैराथन, ये नवजात बच्चों के आपको 200 प्लस MCQ दिए जाएंगे। इसके अलावा ये अधिनियम के 2000 प्लस MCQ दिए जाएंगे। ग्रंथि हार्मोन के 300 प्लस MCQ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बस आपको यही 500 MCQ पढ़ना है। अगर आपको इसकी ट्रिक भी देखना है, ट्रिक भी टेलीग्राम पर डली हुई है, पूरी आप याद कर सकते हो ट्रिक के द्वारा। ये मादा जनन तंत्र है, 100 प्लस MCQ है। ये स्वास्थ्य नीति योजनाओं के लिए 400 प्लस वन लाइनर और 300 प्लस MCQ की ई बुक बना दी है, बस इसे ही पढ़ना है। ये टीबी और निमोनिया से संबंधित है। ये स्कूल पूर्व शिक्षा के 1040 MCQ हैं। इसमें आपको बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ऐसे ही ई बुक और बनाई जा रही हैं हर विभागीय योजना की। जितनी भी विभागीय योजना है, सारी विभागीय योजनाओं की ई बुक बनाई जा रही हैं, तो आप उनको ले सकते हो। तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा ये हम जीतेंगे बैच है। कठिन टॉपिक ट्रिक्स से इसमें याद होंगे। ओनली 499 प्राइस का कर दिया है। सबसे मेन चीज़, रोज़ टेस्ट देने मिलेगा, और एक टेस्ट नहीं, आप रोज़ बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थ्योरी है, MCQ है, वीडियो लेक्चर है। ट्रिक द्वारा आप सारे टॉपिक याद कर सकते हो। टॉपिक वाइज MCQ ई बुक मिलेगी। हर टॉपिक के साथ हज़ारों प्रश्न मिलेंगे। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। कम समय में भी आप इसको पूरा कर सकते हो। लगभग 15,000 से ज़्यादा MCQ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। व्हाट्सअप ये नंबर है, आप यहाँ पे बोल के मुझे बोल सकते हो कि हमको हम जीतेंगे बैच लेना है, या आप केवल आपको प्रैक्टिस MCQ चाहिए, आपको ट्रिक नहीं लेना है, आपको वीडियो नहीं लेना है, केवल आपको हर टॉपिक के MCQ लेना है, तो आप ये 399 वाला पैकेज ले लीजिएगा। केवल प्रैक्टिस ही करेंगे ना, तूफानी रिवीजन हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, बार बार MCQ लगाएंगे, टेस्ट देंगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपका सारा रिवीजन पूरा हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा हर टॉपिक के MCQ लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा तैयारी होगी। तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ट्रिक, कोई कठिन टॉपिक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हुए, या टीका वाला टॉपिक हुआ, टीकाकरण वाला टॉपिक हुआ, खोज करता हुए रोगों के, हर रोगों के खोज करता हुए वो आपसे याद नहीं हो रहे हैं, तो आप, जैसे कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन और एस्पिरिन की खोज किसने की थी? ड्रेसर ने की थी। इसको कैसे याद करवाया है हमने कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो होती है, ऐसे याद कर लो कि जैसे कि कोई कहीं पर भी हम जाते हैं, एस्पिरेंट बनकर जाते हैं, या हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम एस्पिरेंट हैं, तो हम कैसे करके जाते हैं? ड्रेस पहन के जाते हैं। तो एस्पिरेंट होता है वो क्या करता है? ड्रेसअप करके जाता है, ड्रेस पहन के जाता है। ऐसे हमने, जैसे कि रेबीज की खोज की है लुई पास्चर ने। रेबीज की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने करी है। तो हम कैसे याद रखेंगे? जो बीज होता है ना, वो पचता नहीं है। पास्चर से क्या हो जाएगा? पश्चर, वो पचता नहीं है। रेबीज बीज क्या होता है? वो पचता नहीं है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि DDT की खोज की है मुलर ने। DDT की खोज किसने की? मुलर ने। तो इसको कैसे याद करोगे? DD से याद रखोगे दीदी, दीदी से क्या याद रखोगे? दीदी, और मूल से याद रखोगे मूली। दीदी क्या हुई है? मूली लाई है। तो इस प्रकार से ट्रिक द्वारा आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? अंत्योदय अन्न योजना जो हुई है, गरीबों तक पहुंचाने के लिए, अन्न को पहुंचाने के लिए इसको आरंभ किया गया था। अंत्योदय योजना को 2000 में आरंभ किया गया था। अंत्योदय योजना को, अंत्योदय अन्न योजना एक बहुत अच्छी योजना थी। अंत्योदय अन्न योजना
समाज के अंतिम पंक्ति तक गरीब खाद्य लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2000 में 25 दिसंबर 2000 को ये आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को ये आरंभ की गई थी। गरीब परिवारों को कम कीमतों पर खाद्यान्न देने के लिए आरंभ की गई। इसमें गरीब परिवारों को 35 किलो खाना दिया जाता था। कितना? 35 किलो खाना दिया जाता था, जिसमें 20 किलो गेहूँ दिए जाते थे। 20 किलो इसमें क्या दिया जाता था? गेहूँ दिया जाता था और 15 किलो चावल दिए जाते थे। इस प्रकार से टोटल अंत्योदय योजना के अंतर्गत क्या दिया जाता था? खाना दिया जाता था। टोटल 35 किलो अनाज दिया जाता था, 25 किलो गेहूँ और 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल इसमें दिए जाते थे। 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल इसमें दिए जाते थे। टोटल 35 किलो राशन इसमें दिया जाता था। गेहूँ की कीमत 2 रुपये प्रति किलो दी थी और चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो थी। और जो मोटे अनाज थे वो 1 रुपये। 2 रुपये की कितने की गेहूँ की कीमत थी? 2 रुपये प्रति किलो और चावल की थी 3 रुपये प्रति किलो। इस योजना में गरीब परिवारों को खाद्यान्नों पर सब्सिडी भी मिलती थी। जून 2003 और 2004 में इस योजना का विस्तार भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी अंत्योदय योजना का याद रखिएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये दिसंबर 2000 में आरंभ हुई थी, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो अंत्योदय योजना जब 2000 में आई थी तो उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अंत्योदय अन्न योजना किस पंचवर्षीय योजना में आया? 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। है एकीकृत जनजातीय विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में आई थी। एक योजना आई थी जनजातीय उप योजना। एक योजना आई थी जनजातीय उप योजना करके एक योजना आई थी, उसके अंतर्गत ये 5वीं योजना आई थी। जनजातीय उप योजना के अंतर्गत इस 5वीं योजना को लाया गया था। याद रखना किसके अंतर्गत लाया था? जनजातीय योजना को किसके अंतर्गत लाया था? तो इसको एक जनजातीय उप योजना करके आई थी, उस जिसको हम बोलते थे TSP। जनजातीय उप योजना को हम बोलते थे, ये आदिवासी उप योजना होती थी, इसको बोलते थे TSP बोलते थे। उसके तहत ये आई थी 1974 में। तो एकीकृत जनजातीय विकास योजना कब आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। किसके तहत आई थी? TSP के अंतर्गत। ये आदिवासी उप योजना के अंतर्गत आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें से कौन एक संगठन की विशेषता नहीं है? कार्य विभाजन बिल्कुल है, नियंत्रण भी है, उद्देश्य भी। पूर्ण केंद्रीकरण नहीं होता संघ जबकि विकेंद्रीकरण होता है। पूर्ण केंद्रीकरण नहीं होता है, क्या होता है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि अपने जो अधिकार होते हैं उनको बराबर बराबर बांट देना। जैसे हमारे यहाँ देश का स्वरूप है, पंचायतों को उनके अधिकार बांट दिए हैं, जिलों को उनके अधिकार बांट दिए, ब्लॉक को उनके अधिकार बांट दिए, उसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो संगठन में कार्य विभाजन भी होता है, नियंत्रण भी होता है, उद्देश्य होता है, लेकिन पूर्ण केंद्रीकरण संगठन में नहीं होता है। तो इसका आंसर ये पूर्ण केंद्रीकरण हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।